हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। हम लोग जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसके सीरीज़ में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कर रहे थे और उसमें थ्योरी वाला पार्ट हम लोग ने देख लिया और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे थे। न्यूमेरिकल का भी एक लेक्चर हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट अभी नए हैं इस मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियोस को, तो उनके लिए सजेशन है कि आप पहले जा कर के थ्योरी वाले जो लेक्चर्स हैं उसको आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जा कर के, और उसके बाद तब चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी। और उसके पहले एक जो लेक्चर हो चुका है न्यूमेरिकल पार्ट्स का, वो भी देख लेंगे, क्योंकि वो आपके न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो भी हुआ है आपका पीजीटी का, जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स का या पीजीटी फिजिक्स का है, वो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो पिछले सालों में हुआ तो पैटर्न वही रहा करेगा। तो इस वजह से आप उसको देख लेंगे। और जो भी नए कैंडिडेट्स अगर इंटरेस्टेड भी हैं तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा लेटेस्ट अपडेट और इसके लिए जो भी लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन जो है एक आया हुआ था, जो कि आपका एरर एनालिसिस पे बेस्ड है। एक्चुअली इस तरीके से आपका मेंशन तो नहीं है सब सिलेबस में एरर एनालिसिस वाला चैप्टर, बट ये जनरल फिजिक्स में आपका जो पहला यूनिट है सिलेबस का वो है मैकेनिक्स का है, तो जनरल फिजिक्स का। द जनरल फिजिक्स में आपका यूनिट एंड डायमेंशन कहा गया है, तो वो डायमेंशन वाले पार्ट में ही इंक्लूडेड है। एक्चुअली 11th वाले जब आपने अपना 11th स्टैंडर्ड क्लियर किया होगा तो उसमें देखा होगा कि आपने पढ़ा है एरर एनालिसिस के लिए, तो वहीं से रिलेटेड है क्वेश्चन ये। एक्चुअली ये जो एरर एनालिसिस वाला पोर्शन है वो किसी भी फॉर्मूले में बेस्ड आ सकता है। समटाइम्स मान लीजिए आपने इवन ये CSIR और बड़े मतलब जेस्ट गेट इसमें भी आते ही रहे हैं एग्ज़ाम ये इस तरीके के क्वेश्चन। और अब यहाँ पे ये है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फार्मूले से बेस्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कराना ज़्यादा सही समझा, कि चूँकि आपने अभी फार्मूला भी देख लिया है और उसके बाद अब एरर एनालिसिस वाला हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद इसको कर लेंगे। और जिनको कैंडिडेट जो ऐसे कैंडिडेट जिनको एरर एनालिसिस वाले में प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए हम एक नया लेक्चर देखेंगे, अपलोड कर देंगे, कि जिससे कि उनको ये वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ। तो वैसे बाकी और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसमें दिया क्या था, द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन द current I, resistance R and time t. If the error created in the measurement of current is 2%, in the measurement of resistance is 1% and in the time is 1%, the maximum possible error will be. Actually सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है इन्होंने the maximum possible error created in the measurement of current is 2%. ओके, और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस के केस में कितना है, रेजिस्टेंस को मेजर करने में उसके जो पॉसिबल एरर है वो कितना है, 1% है। एंड आपका क्या दिया हुआ है, टाइम के लिए कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअली परसेंटेज में देने का मतलब यही होता है। अब तो ये तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, परसेंटेज इन द मेजरमेंट में है करंट के लिए, तो ये जो इसमें चेंजेस आने हैं और उसके बाद एरर जो भी होगी एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका परसेंटेज हो गया। समटाइम्स आपको परसेंटेज में ना दे करके वो डायरेक्ट दे देते हैं, तो उस केस में भी आप निकालना सीखे रहिए। तो अब आपको पहले जो थ्योरी वाले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था, अगर किसी कंडक्टर में आपकी करंट I फ्लो कर रही होती है जिसका रेजिस्टेंस R हुआ करता है, तो उसमें ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, और जिसकी वजह से आपका जो हीट लिबरेट होती थी वो क्या, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या आता था, I2RT आता था। ठीक है, इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने देखा था कि मतलब कैसे V पोटेंशियल आपका वर्क डन और चार्ज से करके हमने निकाला था एक्सप्रेशन, बहुत ही सिंपल है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर्स जो प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है उसको जाकर देख लेंगे। तो ये आपका एक्सप्रेशन है और आपको निकालना क्या है, पहली बात तो आप ये लिखा करेंगे जो आपको दिया हुआ है, एंड वी वांट टू फाइंड द मेजरमेंट मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हीट लिबरेटेड। तो ये चीज़ हमें निकालनी है कि कितना % उसमें लॉस होगा। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई इसकी। अब हमें इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ है जो कि हम यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहेंगे, और वो ये कि जैसे कि होता क्या है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी Z है, वो x y पे इस तरीके से डिपेंड करती है, x की पावर क्यूब कह ले, y स्क्वायर कह ले। तो अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ Z निकालना हो तो कैसे किया करते थे, हम सबसे पहले लॉग लेते थे ऑन बोथ साइड एंड देन पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे।
तो यहाँ पे अगर हम लॉग लें एंड पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, डेल z बाई जेड एंड 3 टाइम्स ऑफ डेल x बाई एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल y बाई वाई। ओके, तो अगर ये चीज़ होगी, अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी z। ओके, तो ये चीज़ है आपकी, बस सिंपल सा आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। जस्ट आप लोगों ने 11th वाला ये चैप्टर पढ़ा भी होगा, और अगर किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है तो हम दोबारा से ये वाली एरिया एनालिसिस पे भी एक लेक्चर्स, एक वीडियोस बना लेंगे। तो ये चीज़ है एक्चुअली। समटाइम्स अगर ये माइनस भी होता, अगर यहाँ पे पावर इसकी -2 होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, बट अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल कहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल के केस में उस माइनस को भी हम प्लस ले लेते हैं, तब वो आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर कराती है। एक्चुअली ये बात तो होती है लीनियरली इनडिपेंडेंट अगर वेरिएबल्स होते हैं। अगर यही डिपेंडेंट होते हैं तो जो आपका ये डेल बाई डेल जेड आता है, वो चीज़ आपकी जो है पूरा अंडर रूट में होती है। ये तब हो जाता है जब लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तब। तो एक्चुअली आपके केस में अगर नहीं दिया रहता है तो हम उसे लीनियरली क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कंसिडर करेंगे और ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ है, हमने आपको एग्जांपल के तौर पे एक करके दिखाया है। अब हमारे केस में क्या है, जो कि एग्जाम पे प्रॉब्लम आई हुई है, अपने केस में ये है कि यहाँ पे जो है एनर्जी का एक्सप्रेशन, हीट जो जनरेट हो रही है, लिबरेट हो रही है, उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो है H=I²RT। अब इसमें क्या करिए, लॉग ले लीजिए ऑन बोथ साइड एंड देन डिफरेंशिएट पार्शली। अगर ये चीज़ आप करेंगे तब आपको क्या मिलने जा रहा है, डेल H बाई एच इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई डेल आई एंड डिवाइडेड बाई आई प्लस डेल आर बाई आर प्लस डेल टी बाई डेल टी। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपका यहीं पे अगर कोई कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होती, आई मतलब आई अगर कांस्टेंट होती करंट की वैल्यू और आपका टाइम वेरी कर रहा होता, तो उस केस में हम आई वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जीरो ले लेते। क्यों? चूँकि डेल्टा ही आपका जीरो हो जाता उस केस में अगर करंट कांस्टेंट होती तो, जबकि ऐसा है नहीं। या करंट ही की जगह पे अगर कोई कुछ और भी रहा करेगा तो उस केस में अगर वो कोई चीज़ कांस्टेंट है तो हम ये टर्म जीरो लेंगे। सिर्फ जो भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर आनी है वो 2 टर्म की वजह से आ जाएगी। फिर मतलब परसेंटेज में दिया रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आई जीरो है, मतलब कांस्टेंट है नहीं, उसमें भी जो मेजरमेंट में एरर आ रही है वो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो उस टर्म को भी हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या करते, निगलेक्ट कर देते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमें परसेंटेज में सारी चीज़ें दी हुई हैं, परसेंटेज निकालना ही है तो मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड, देन वी गेट 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ डेल आई बाई आई मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल आर बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, अब ये चीज़ आपकी दी हुई है सिंपल सी, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2% प्लस ये 1% प्लस ये 1%, तो ये जो मैक्सिमम पॉसिबल हो रही है वो 4% प्लस 1% प्लस 1%, आपका टोटल आ गया 6%। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ हीट जनरेटेड और लिबरेटेड व्हेन करंट आई फ्लोज इन द सर्किट, उस केस में आ जाएगा आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो 6%। और इस तरीके का आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और ये चीज़ हो गई। इसी पे बेस्ड हमने आपको जो पिछले लेक्चर्स में एक क्वेश्चन कराया था कि अगर आपका लेंथ जो है एक्चुअली उसी पे बेस्ड जो अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था, उस केस में क्या है कि ये क्वेश्चन आपका 2002 में भी और 2009 में था या शायद 15 में 2 बार आया हुआ है। जो हमने कल कराया वो तो एक्चुअली 15 में था। 15 में क्या यही चीज़ 2 बार आई हुई है, लेकिन आपका जो सोल्यूशन दिया हुआ है, जो भी कैंडिडेट अपना मतलब यूथ पब्लिकेशन या फिर बाकी में देख रहे हैं, तो हमने एक देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैक में जिन्होंने वहाँ पे गलतियाँ की हुई हैं, तो आप उसे मतलब करते टाइम उसे करेक्ट कर लीजिएगा।
क्योंकि वहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से थी कि आपका जो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, कब जब आपका लेंथ जो है 1% इंक्रीज किया जाता है। मीन्स आपका जो एल इनिशियली लेंथ एल था, उसके बाद जो इंक्रीमेंट हो रहा है एल डैश में वो किस तरीके से हो रहा है 0.1% ऑफ एल। ओके, इस तरीके से तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ आर वो निकालना था और ये चीज़ पूछी गई थी। यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सिंपल सा इसे 0.1% दे दिया है और वो ऐसे कि एक्चुअली डेल्टा एल अपॉन एल डैश ये 100 उन्होंने भाई इस तरीके से बताया 0.1, और आपका जो एक्सप्रेशन होता है रो एल बाई ए, अब ए के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी तो उन्होंने कांस्टेंट ले करके डेल रो बाई आर और ये आपका सिंपल सा डेल एल बाई एल कर लिया। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका ये 0.1% लिख दिया। आपका ये ऑप्शन था, वन ऑफ द ऑप्शन था 4 दिए हुए ऑप्शन में, लेकिन ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका मतलब यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों? चूँकि अगर आपका लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो जो एरिया है उसमें भी चेंजेस होंगे, और वो इस तरीके से होगा कि मान लीजिए अगर आपका ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश एल डैश इक्वल्स टू ए एल होता है। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बातें बताई थी डिटेल में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाया करता है, ए डैश बाई ए क्या हो जाता है ए एल बाई एल डैश। तो इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो करके वो आपका मतलब आर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो करके कुछ इस तरीके का आया करता है। आर डैश बाई आर जो आता है वो आपका एल डैश बाई एल स्क्वायर आता है। एल डैश बाई एल का स्क्वायर आपका क्या आता है, ये आर डैश बाई आर करके आता है। ये आर आपका इनिशियल लेंथ हुआ करता है, और सॉरी आर जो होता है वो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस हुआ करता है, और ये आर डैश फाइनल रेजिस्टेंस हुआ करता है। देन आपका एक्सप्रेशन लेंथ पे इस तरीके से डिपेंड करता है। और ये सिंपल सा एक रिलेशन भी है, आपने बोर्ड एग्जाम का में प्रिपरेशन के दौरान किया होगा कि जब आपका लेंथ का इंक्रीमेंट अगर n टाइम्स होता है तो रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट होता है वो n स्क्वायर टाइम हो जाता है। तो वहाँ से भी देखें तो फिर भी आपका अगर ये आपका एल डैश एन टाइम्स एल हो रहा है, ये रिजल्ट है। एल डैश अगर आपका एन टाइम्स एल हो रहा है तो जो आर डैश हो जाता है वो आपका एन स्क्वायर टाइम्स आपका आर हो जाता है। ठीक है, अब एल है इट मीन्स आपका आर है, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू एल है तो एन डैश स्क्वायर टाइम आर हो जाया करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एन स्क्वायर टाइम्स फैक्टर आता है तो वो 2n टाइम्स आ जाएगा। तो इस वजह से इस तरीके से आपको मिला भी था, पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन देखा था। तो अब इसी तरीके के हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे जिसमें कि आपका कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे आया हुआ है, और इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोग अगले भी पिछले वाले लेक्चर्स में किया था। तो उन्होंने क्या कहा है, फॉर टू रजिस्टेंस, ये आपकी प्रॉब्लम पीजीटी 2011 में आई है, जिनमें कि क्या कहा है कि फॉर टू रजिस्टेंस वायर ज्वाइंड इन पैरेलल द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 6/5 ओम। व्हेन वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर ब्रेक्स द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम्स 2 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रोकन वायर इज। ओके, तो ये कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का जो है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू वो हमने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में बताई थी कि जैसे वो अगर आपका 2 रजिस्टर अगर पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो फिर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है 1/R3 1/R1 + 1/R2, और इन्होंने वही चीज़ आपकी इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो दैट मीन्स अगर आपका यहाँ पे इन्होंने REQ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 6/5 ओम। ओके, तो ये आपका है 6/5 ओम। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ। और उसके बाद क्या है, एक्चुअली इनिशियल आपका जो अरेंजमेंट था कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे 2 वायर अगर हम ये अज्यूम करें कि भाई अगर ये R1 R2 थे पैरेलल में कनेक्टेड थे इनिशियली, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका दिया हुआ 6/5 ओम। दैट मीन्स अगर आपका REQ का है 1/R1 + 1/R2, ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो 1R1 + R2 हो जाएगा डिवाइड बाई R1 R2। दैट इज़ आपका जो है R इक्विवेलेंट आ गया। ये कम्बिनेशन आप रजिस्टर्स करते समय किया है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आपको पता है। तो ये हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 एंड द 6/5 की जगह 6/5 है, I R = 6/5।
ये चीज़ है, ठीक है। अब ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरा क्या होगा, उसके बाद एक वायर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तब दूसरा क्या वायर का क्या देता है रेजिस्टेंस, 2 ओम हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो पहला वाला है वो ब्रेक कर जाता है, तो ये 2 ओम। मान लीजिए आप कोई रेजिस्टेंस से, मतलब आपके जो पास मल्टीमीटर है उससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, तो मेजर किया तो आपको कितना मिला, 6/5 ओम मिल रहा था। लेकिन जैसे एक वायर ब्रेक हो गया तब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 ओम मिल रही है। तो अगर हमें ये बताना हो कि पहला रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसमें से आप क्या करेंगे, R2 की वैल्यू 2 ओम पुट कर देंगे, क्योंकि आपका जो भी होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर वही 2 ओम रख देंगे, तो आपका क्या कहते हैं कि R1 की वैल्यू आ जाएगी। अब नाउ व्हेन R2 बिकम्स 2 ओम, देन व्हाट विल बी द R1। ओके, अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ पे हम जस्ट पुटअप कर दे R1 की R2 की वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R1 + 2 इक्वल्स टू 6/5 ओम। अब ये सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, इसी को सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 10R1 इक्वल्स टू 6R1 + 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4R1 इक्वल्स टू 12, R1 इक्वल्स टू कितना, 3 ओम। तो ये आपका 3 ओम हो जाएगा। इस तरीके का आपका ऑप्शन, ये 2 हुआ, 5 to 10, 10R1, और इस तरीके से R1 5 6 to 12। ओके, तो ये आपका R1 3 ओम हो जाएगा। इस तरीके का आपका आंसर 3 ओम, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ था, बाद में ब्रेक हो जाता है तो R2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इस तरीके से हमें इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक। तो हाँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे भी है और पावर निकालना था जिसमें आपको। तो द पावर कंज्यूम्ड इन द गिवन सर्किट इज, ये आपका कोई सर्किट अरेंजमेंट दिया हुआ था जिसमें कि हमें पावर कंज्यूम निकालना हुआ था। तो यहाँ पे कुछ आपका जो ये 3 रजिस्टर कनेक्टेड हुए जिनका कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ, उनकी पावर है, पावर सप्लाई से ऐड जुड़ा गया है, और उनकी जो पावर सप्लाई है वो कुछ इस तरीके से है। हाँ, 10 वोल्ट से कनेक्ट किया गया था, 10 वोल्ट सप्लाई दी गई थी, ठीक है। तो ये इसमें पावर कंजम्पशन निकालना था। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को करते समय, अब यहाँ पे V दिया हुआ है, अब आपको माइंड में पावर का फॉर्मूला होना चाहिए। पावर इक्वल्स टू कितना, VI, या तो इसका डिफरेंट फॉर्म हम देखें तो V²/R, 2 रिलेशन है, ठीक है हमारे पास। तो हमारे पास ये R है, और R जो होना है ये अगर हमें होल सर्किट में निकालना है, मतलब इस सर्किट में निकालना है। अगर किसी एक सिंगल रजिस्टर के क्रॉस निकालना होता तो चलिए ठीक है, इसमें और करंट की वैल्यू निकाल लेते, मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन अब सर्किट में निकालना है तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम I की वैल्यू निकालेंगे, या तो फिर आपका पोटेंशियल ही अप्लाई करके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका आ जाएगा। तो देख लीजिए पहला, अब ये 2 आपका जो रजिस्टर है वो किस में है, पैरेलल में है। तो इट मीन्स आपका जो मतलब सर्किट है वो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई अ single resistance of resistance Req, where Req is the equivalent resistance of the 2 resistors connected in the parallel। ओके, तो ये आपका जो गिवन सर्किट को है हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, प्लस ये 10 वोल्ट। अब आपका Req कितना होगा, Req सिंपल सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब वही है R1 R2 आता है आपका, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी इसके पहले ही हमने एक क्वेश्चन का लिखा। तो 1/RQ इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 आता है, डायरेक्ट लेंगे तो ये कुछ आता है। तो यहाँ पे 30 और 20 को किसी को 30-20 ले लेते हैं, तो ये 30 × 20 और इसके बाद 30-20 50 ओम स्क्वायर, तो ये ओम आपका कैंसिल आउट हो जाता था, तो जिसमें की वजह से ओम आता है। तो R इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ गया आपका, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जो आपका, वो कितना आ जाएगा, 12 ओम। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम, ठीक है। अब अगेन ये 2 रजिस्टर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई सिंगल रेजिस्टेंस रजिस्टर है, और जो कि वो क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू द 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन अ
सीरीज, तो उस केस में जो आपका आर ई क्यू है तो वो किस क्या हो जाएगा, आर ई क्यू कहे या फिर आर ई क्यू डैश कह ले, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आर ई क्यू आपका ऑलरेडी वहाँ पे लिख रखा है, नोटेशन की बात है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप इसका आर ई क्यू हो गया। अब इस केस में जो आर ई क्यू होगा वो क्या है, लीनियर किसके इक्विवेलेंट है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक 12 ओम है और एक क्या है 8 ओम है। तो इस तरीके से इस केस में कितना आ जाएगा, 12 ओम आ गया। तो आपका अब आपके पास क्या मिल गया, आर मिल गया और वी मिल गया। आर कितना है 20, ठीक है, और आपके पास वी कितना है 12 वोल्ट 10 वोल्ट है। तब आपको पावर कंज्यूमशन इन द सर्किट पता है कितना होता है, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो अब आपका वी स्क्वायर मीन्स 100, पी का वी का मतलब वी 10 है तो 10 का क्या आपका स्क्वायर वो हो गया, सॉरी ये वोल्ट है, वोल्ट की यूनिट में रहेगा। फिलहाल पावर आपका जो आएगा वाट में आ जाएगा, वोल्ट स्क्वायर में, और डिवाइडेड बाई आर कितना 20 ओम। तो इस तरीके से 5 वाट आपका आंसर, ठीक है, 5 वाट ऑप्शन बी। और इसी एक तरीके से और कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे आर हमको निकालना ही पड़ेगा, वी मिल गया, और यहाँ से हम देख लेते हैं अगर वी ओम्स लॉ से क्या होता है आई आर, तो आई की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा वी बाई आर, तो वी कितना है 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका कितना आ गया 0.5 एम्पियर, और पावर आपका क्या होता है वी आई और वी कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 0.5 वाट, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा 5 वाट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को कर सकते हैं। सिंपल सा हमें ये पहले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, देन वोल्ट है आपका दिया हुआ, पावर का सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे और ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और था, मैं जस्ट अभी यहाँ पे कर तो नहीं रहा हूँ बट आपको बता देते हैं, पावर पे ही था और वो आपका 2005 में आया हुआ, और ये क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न पे पीजीटी में आया हुआ, और यही क्वेश्चन आपका पीयूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन था जो कि आपका 2005 में आया हुआ था, वहाँ पे आपको पावर निकालनी थी बट सर्किट अरेंजमेंट नहीं था, वहाँ पे थर्मोकपल का जो है वो एनर्जी रिलेशन दिया था विद द टेम्परेचर, एनर्जी कहें तो उसका जो रिलेशन था विद द टेम्परेचर दिया हुआ था कुछ इस तरीके से, तो हमें इसका पावर बताना था, पावर कंजम्पशन इन थर्मोकपल। तो इसको जस्ट शॉर्ट में हम ये देख लीजिए, उसका एक्सप्रेशन लिख के आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, और वो तो सिंपल सी है। और इस तरीके से ये ऑलमोस्ट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर का प्रॉब्लम है और इसकी थ्योरी है वो यहाँ पे फिनिश होती है, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एक नए चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट में, ठीक है। तो एक सिंपल सा है जहाँ पे उन्होंने पावर कंजम्पशन दिया हुआ था, सॉरी पावर कंजम्पशन तो हमें निकालना था, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था विद द टेम्परेचर वो दिया था अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, तो हमें पावर कंजम्पशन इन थर्मोकपल निकालना था पी, और सिंपल सा आपको पी पता है कैसे डिफाइन किया था, पी इक्वल्स टू ई बाई टी। एक्चुअली ये टोटल पावर है, अगर आपका हम कहें कि चेंज इन पावर आर स्मॉल पावर तो वो ऐसे डिफाइन होती है डीपी का क्या डी ई बाई डी टी, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। पी इक्वल्स टू ई बाई टी तो होता है नो डाउट, बट स्मॉल पावर का है तो ये होता है, उस केस में ई यहाँ पे दिया हुआ तो डी ई बाई डी टी निकाल लें यहाँ पे, जहाँ पे टी क्या है आपका टाइम के लिए है, तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 2 बीटा टी, तो ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा टी, ये पावर कंजम्पशन हो जाएगा इन थर्मोकपल। ये क्वेश्चन आपका 2005 में आया हुआ था जो कि पीसीएस प्री में भी आया हुआ था। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नए लेक्चर्स में नए चैप्टर के साथ करेंगे। तो अभी जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो क्या कहते हैं कि आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, और जल्दी से जल्दी चाहे यहाँ पे या कहीं पे भी आप जुड़ जाइए और पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रॉबेबली मई जून में होना है, तो उसके लिए आपको ढेर सारे सिलेबस है, यूनिट को कवर करना है, तो आपके लिए बेटर होगा जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। और चूँकि जो आपको सिलेबस करा रहा है उसके लिए भी आसानी होगी और आप लोग के लिए भी आसानी होगी, हमें बार बार से मतलब आगे पीछे चैप्टर्स का नहीं करना पड़ेगा, और आपके लिए भी होगा। और ये सिर्फ एक बार सिलेबस से फिनिश नहीं करना है, और आपको सिलेबस जल्दी से फिनिश करने के बाद टेस्ट सीरीज करनी है, सैम्पल क्वेश्चंस या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। केवल एक बार चैप्टर पढ़ने भर से नहीं हो जाएगा, तो जस्ट जितना जल्दी सिलेबस फिनिश होगा उतना ही जल्दी आपका मतलब रिवीजन या फिर आप सेल्फ कर सकते हैं, या फिर आप कहीं जुड़ करके टेस्ट सीरीज़ या फिर इस तरीके का
कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।